नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे इंडो कीवी न्यूजीलैंड लाइफ। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने इंडिया से न्यूजीलैंड तक का सफ़र कैसे तय किया और क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या ऑब्स्टेकल्स आए थे वगैरह वगैरह मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है इंडिया से न्यूजीलैंड तक की जर्नी। तो हमने क्या क्या किया है यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो हमारी शादी हुई थी 2016 अप्रैल में, और दिसंबर 2016 में हमने रिजाइन किया था सेशल्स में जहां हम जॉब करते थे, और जनवरी 2017 में हम इंडिया आ गए थे। और तब हमारा शुरू हुआ ये सफ़र, आइल्स करना है या पीटी करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे अपने, लाइक जैसे मेरा आधार कार्ड बनना था। तो शादी के बाद मेरा आधार कार्ड फिर मैंने केरला से ही बनवाया, और फिर मेरे उसमें हस्बैंड का नाम आया। फिर हमारे पासपोर्ट्स की पासपोर्ट में मुझे हस्बैंड का नाम ऐड करना था, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत हेल्प करती हैं बाद में आपको, कि अगर आपके हस्बैंड का नाम आपके साथ रहे आपके पासपोर्ट में, आपके मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे क्या होता है कि आपका रिलेशन पता चलता है। ठीक है, क्योंकि आजकल कई मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि नाम चेंज नहीं करते। खैर, सबका अपना अपना मानना है, पर अगर आप इस चीज के लिए कर रहे हैं ना, और अगर आपकी नई नई शादी हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ना बहुत अच्छा रहता है कि आप लोग नेम वगैरह चेंज कर ले सेम उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। बिकॉज इंडियन कल्चर में कैसा होता है ना कि हम लोग कुछ भी चीज ना ऐसे पार्टनरशिप में नहीं लेते। अब जैसे आपने घर लिया तो वो एक ही के नाम पे होगा। हाँ, अब ऐसा होने लग गया है नए टाइम पे कि लोग मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे रहता है या पार्टनरशिप में रहता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, हम थोड़ी ना कोई दोनों के नाम पे खरीदेंगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास आपने खरीदा है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बिलिंग्स वगैरह सब आपके काम आने वाली हैं। बट एनीवेज आगे चलते हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब शुरू किया अपना सफर, तो हमें जुलाई बैच में आना था 2017 के, और हमको बताया गया कि ठीक है लेवल 7 पे आना है। और अभी मुझे ध्यान नहीं है, शायद उसके लिए ना 6 चाहिए था आइल्स, और पीटीई आई थिंक 55 पीटी। तो मैं पीटी में गई थी, क्योंकि उसमें आइल्स में ना उस टाइम पे ना मतलब आप कंप्यूटर से कर सकते थे, लेकिन आपको रिटर्न वाला ज्यादा सेंटर मिल जाते थे वो कंप्यूटर वाले से। तो फिर हमने पीटी चूज किया। तो पीटी चूज किया तो मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया और मैंने भी कर लिया। तो उस टाइम पे हम दोनों का क्लियर हो गया, हमको जितने मार्क्स चाहिए थे कोर्स के लिए हमको उतने मिल गए। तो मैंने आना था स्टूडेंट वीजा में और मेरे हस्बैंड ने आना था पार्टनरशिप बेस्ड वीजा में। तो हमने टेस्ट वगैरह सब दिया। उसके बाद पता चला कि मुझको कॉल आया बॉम्बे से। तो वो जो कॉलेज था उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था, उसने मुझको कॉल किया। तो उसने मुझसे पूछा वगैरह कि मतलब नाम क्या है, कहाँ से हो वगैरह। तो फिर उसने मुझे पूछा कि तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, एंड मीन्स आर यू गोना ट्रैवल अलोन। आई सेड नो, आई एम गोना ट्रैवल विद माय हस्बैंड। तब उसने मुझे बताया कि बट डू यू नो दैट कि लेवल 7 में आपके हस्बैंड आपके साथ एज अ पार्टनरशिप बेस्ड में नहीं जा सकते, उनको टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा। और ये रूल्स रिसेंटली चेंज हुआ, ठीक है, मतलब हमारा ये सब कोर्स वोर्स चूज करने के बाद। तो फिर हम सबके सब मतलब मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम सबके सब थोड़े से शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या हो गया। तो फिर हमारा जो एजेंट था वो न्यूजीलैंड का ही था, उनकी कंपनी न्यूजीलैंड में ही है। तो फिर हमारे एजेंट ने हमको कॉल किया, और हमने भी उनको कॉल ही करना था। तब उन्होंने बताया कि देखो रूल्स चेंज हो गए हैं, अब हमें लेवल 8 लेना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ कि मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था, तो मुझको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 8 के लिए मैं एलिजिबल थी। तो वो मैंने लिया। उसके बाद फिर मुझे लेकिन दोबारा टेस्ट देना था, क्योंकि उसकी जो मार्किंग थी आई थिंक वो 60 था, और मेरे 56 आए थे पीटीई में। तो फिर दोबारा से दिया, और वो मेरा मतलब मैंने शायद 2 बार ही पीटी दिया और मैंने दोनों बार नहीं हो पाया। फिर थर्ड टाइम पे मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर चलो ये हुआ। तो पता है ये जो छोटी छोटी चीज होती है ना, जब आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता है, मतलब ना फिर आप ना थोड़े से डिमोटिवेट हो जाता है, यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरी मदर इन लॉ शी वॉज ऑलवेज पुशिंग कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना, ये वो सो। तो वो मुझे पूरा पूरा टाइम देती थी कि मैं पढ़ाई करती रहूं, मैं मतलब अपना ध्यान उसमें रखूं, और मुझे कोई किचन विचन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें मतलब मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थे। तो जैसे तैसे चलो ये सब हो गया, हमारा टेस्ट हो गया, कोर्स भी मिल गया। अब आई डॉक्यूमेंट जमा करने की बात। तो उस टाइम पे ना ये जो हमारा एजेंट था, इसका नया नया ऑफिस खुला था कोची में। तो ये इसने किसी एक लड़की को रखा था जो कि उसके किसी पार्टनर की सिस्टर या कजन थी। तो वो मतलब एज अ कैजुअल थी, मतलब फॉर
टाइम बिंग, क्योंकि वो लोग दूसरा नया बंदा कोई आने वाला था, तो वो लड़की हैंडल कर रही थी, जबकि वो जो उसको बताते थे वो वही करती थी। और कोई कंप्लेंट नहीं है, जस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के बारे में। तो उन्होंने, तो जब जमा करने की बारी आई डॉक्यूमेंट्स, तो हम गए वहां पर, तो वो जो लड़की थी वो 5 मिनट शायद या 2 मिनट 3 मिनट लेट हो गई, और वो जो ऑफिस था वो क्लोज हो गया एजेंट्स के लिए, ठीक है, एजेंट्स के लिए। तो उसमें टाइम होता है कुछ कि 2 बजे तक एजेंट जमा करते हैं, 2 बजे के बाद वहां पर जो डायरेक्ट एप्लीकेंट्स होते हैं वो लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं। तो उस लड़की ने हमको बोला एक काम करो कि तुम लोग जमा कर दो, अब हम लोग तो गए हुए थे वहां पर। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एप्लीकेशन जमा कर दी, हमने अपनी एप्लीकेशन जमा कर दी, और हम तो आके बहुत खुश हो गए, चलो एप्लीकेशन जमा हो गई, अब बस वेट करो। तो हम अपनी मेल पे नजर रखे, तो आ गई 1 हफ्ते बाद मेल, और उसमें आगे लिखा हुआ योर एप्लीकेशन हैज बीन डिक्लाइंड। फिर हमारा घर पूरा सन्नाटे में डाउन। क्या हो गया, फिर कॉल किया अपने एजेंट को। खैर वो रीजन ये था क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में सबमिटेड बाय एजेंट लिखा था, लेकिन वहां पर हमारे साइन थे, हमने सबमिट किया, तो वो मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन ही बोल लो वो ना मैच नहीं कर रही थी। तो इतनी छोटी सी चीज होती है और इमिग्रेशन वाले रिजेक्ट कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन। तो प्लीज जरूर ये बात नोट कीजिएगा, अगर एजेंट की एप्लीकेशन है तो एजेंट को ही सबमिट करनी है, और अगर आपने किया है तो ऑफकोर्स आप ही करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे एजेंट ने इमिग्रेशन एडवाइजर के लिए एक मेल लिखवाया मुझसे, बोला कि उनको एक्सप्लेन करो वगैरह वगैरह। हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने कर दिया तो कर दिया भाई, डिक्लाइन नहीं होता है फिर कुछ। फिर उसके बाद, पर हाँ एक चीज और थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मे बी देयर वाज अ गुड रीजन फॉर दिस। तो हम लोग फिर हमने फिर नवंबर बैच के लिए अप्लाई किया, फिर दोबारा से कॉलेज ने ऑफर लेटर भेजा, फिर सब कुछ जमा वमा करके फिर एट द एंड सब हो गया। और मेरा 2 हफ्ते में कुछ तो मेरा वीजा भी आ गया, मेरा वीजा आ गया, और मतलब मेल आ गई थी, और उसके बाद तीसरे हफ्ते में मेरा पासपोर्ट आ गया वीजा लग के। उस टाइम पे वीजा पे मतलब पासपोर्ट पे लग के आ रहा था, अब तो खैर मतलब ई वीजा मिल जाता है। तो फिर लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का अब क्या हुआ कि जुलाई चला गया था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमने स्टार्ट करना था, तो ये ना हफ्ते मतलब बीते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि आई थिंक हमारे जाने में मे बी 3 वीक रह गए थे, और मेरे हस्बैंड का ना कुछ हुआ नहीं एप्लीकेशन का, और हम बिल्कुल टेंशन हो गए यार। मैंने सोचा मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मैं तो न्यूजीलैंड, मतलब मुझे तो पता भी नहीं है, ठीक है मैं सेशल्स वगैरह गई हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड के तो कुछ भी नहीं पता ऐसा ये वो। तो और मेरे हस्बैंड भी थोड़े टेंस थे कि भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या है, मतलब एप्लीकेशन डिक्लाइन ना हो ये वो सो। पर एनीवेज चलो किसी तरह से मतलब आई थिंक हम फिर हमारे जाने में शायद 2 हफ्ते कुछ रह गए थे, 2 हफ्ते से शायद मे बी 1-2 दिन ऊपर तो रह गए थे। तो मेरे हस्बैंड के लिए मेल आ गया, और उसी 2-3 दिन में उनका पासपोर्ट भी आ गया, और तुरंत हमने टिकट बुक कर दिया। तो मेरा टिकट पहले ही बुक हो चुका था, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि डॉसन के टिकट का वेट, मतलब उसका वेट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये भी एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर डॉसन का आ गया टाइम से तो हम वो भी मतलब कर देंगे टिकट। तो हाँ, क्योंकि मेरा टिकट आई थिंक हमको 50,000 का पड़ा था, और डॉसन का 70,000 का, क्योंकि हमने 2 वीक पहले तो ऐसे ही मिलेगा टिकट। पर चलो एनी हाउ सब कुछ अच्छे से हो गया, और हम यहाँ पहुंच गए न्यूजीलैंड में। यहाँ पर हमारे एजेंट ने हमारे लिए पिकअप वगैरह और हमारे लिए रूम वगैरह सब रेडी करके रखा हुआ था, तो वो सब हमारा अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, फिर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि जब आप न्यूजीलैंड में पहुंच जाते हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय।